तो आज हमने क्या कवर करना है, कोशिश करनी है कि एटलीस्ट पूरा कर लें कवर, बिकॉज इट इज ह्यूज, एज बिग एज योर इंडियन पीनल कोड। 500 535 कुछ सेक्शन है आपके, है ना। बट हम क्या करेंगे, विल हैव अ लिटिल स्मार्टर अप्रोच, क्योंकि हमें कंपनी लॉ टेक्निकली पता ही नहीं होता क्या, सवाल आ जाए तो हमें समझ ही ना आए। तो हम पहले देखेंगे कि ये जो शब्द है कंपनी, ये होती क्या है, ठीक है, बनती कैसे है, रजिस्टर करवाने का क्या प्रोसेस है। इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हैं आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपनी वाइंड अप या डिसॉल्व, रेजोल्यूशन कैसे होगा, दैट्स मोर देन रिक्वायर्ड फॉर अस टू नो, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले क्या है, जो कंपनी है ना, टेक्निकली स्पीकिंग, आपको क्या लगता है कंपनी, व्हेन आई से दैट इट्स जूरिस्टिक पर्सन, इसका क्या मतलब है। कुछ डॉक्टरीन्स हैं वो भी देखने हैं, कुछ केसेस देखने हैं। व्हेन आई से, अच्छा कंपनीज का टेक्निकली पर्पस आया ही कहाँ से, इन्होंने क्या बोला, कहते अच्छा वो मिल गए थे आपको, मैंने ड्राफ्ट्स भेज दिए थे ग्रुप में, पीआईएल का और सीपीसी का, ठीक है। कहते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में टेक्निकली व्हाट हैपेंड, ग्रोथ ऑफ कंपनी होनी ज्यादा शुरू हुई है। अगर आप इंडिया में भी देखो तो अपना ये कब हुआ है, मनमोहन सिंह जी ने ये, व्हाट डू यू कॉल इट, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब की थी, 1990, 1990 में। अब वो भी क्यों की थी कि हम जो इंडिया की कंपनीज थी ना, अब वो इंडिया में ही ट्रेड करते थे, इंडिया में ही बाय करते थे, इंडिया का इंडिया में ही रहता था, राइट। अब रहना भी था, ऑब्वियसली हम ट्रॉमेटाइज थे भाई, एक बार ट्रेडर्स लाके देख ली हैं, 300 200 साल उसी में रह गए, दोबारा नहीं चाहिए। पर अपना ट्रेड फिर हुआ नीचे, एंड उसके बाद क्या हुआ, मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन कर दीजिए, लेट दी अदर कंपनीज कम टू इंडिया, डू सम ट्रेड। तो अब पॉइंट ये है कि जब आप कहो, व्हेन यू थिंक ऑफ एप्पल फोन, क्या चेहरा आता है सामने, आवाज नहीं आ रही, आई जस्ट आस्क्ड कृतिका, एम आई नॉट ऑडिबल, कृतिका could you please let me know। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी, बताओ। व्हेन आई से एप्पल, आपके दिमाग में फर्स्ट इमेज किस चीज की बनती है, आईफोन की, स्टीव जॉब्स की आती है, पहले एप्पल की आती है, पहले स्टीव जॉब्स की आती है, पहले एप्पल की आती है। जब सैमसंग कहते हैं, हमें तो पता, मेरे को तो ये भी नहीं पता सैमसंग का ओनर कौन है, राइट। नेम एनी एनी कंपनीज जिनके ओनर्स के नाम पता है आपको। टाटा इज रतन टाटा, यस। मुकेश अंबानी, लियो, या और मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क। हाँ डिवाइन कौन है, के सर,
कौन से डिवाइन का? नहीं, कुछ और पूछ रहे हैं। हेड ऑफिस? कौन से डिवाइन इंस्टीट्यूट? इसका दिल्ली का तो मुझे पता नहीं, यहाँ का चंडीगढ़ का तो बच्चे सेक्टर है। एक ब्रांच 34 में भी है, 34 में थी, 36 में है, झारखंड में, रांची में, यहीं की ब्रांच है। ठीक है, नॉट दैट आई नो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। सो माय पॉइंट इज कि जब हम कंपनीज का सोचते हैं ना, तो उनके ओनर्स का एकदम से स्ट्राइक नहीं मारता। हम कंपनी को एज अ कंपनी देखते हैं, राइट? इवन व्हेन यू सेंड अ लीगल नोटिस, यू विल नॉट सेंड द नोटिस टू द ओनर, यू विल सेंड द नोटिस टू द कंपनी, द नेम ऑफ इट। तो अब देखो, टेक्निकली कहने का मतलब क्या है कि कंपनीज का ट्रेड करना ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, पर चाहे हम कंपनी को एज अ सेपरेट पर्सन बना दें, आईपीसी में इसको ज्यूरिस्टिक पर्सन कहा जाता है, सीवीसी में भी इसको ज्यूरिस्टिक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, पर लॉ की नजरों में हम इसको इंसान मान के चलते हैं। इट कैन बी सूड एंड इट कैन सू ऑल्सो। गॉट माई पॉइंट? अब यहाँ पे क्या है, कहते कंपनी इन एन ऑर्डिनरी नॉन टेक्निकल सेंस मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो इकट्ठे हुए हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आईफोन के लिए, आईफोन को बनाना, सेल करना, मार्केट करना, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या कहते हैं फाइनलाइज करना, अगर किसी का खराब हो जाए क्या पॉलिसी है क्या नहीं है, ए टू जी, ये अलग 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 फीचर्स हैं उस कंपनी के, या अलग एरियाज हैं काम करने के, बट सबके सब किस कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं? हमारे ट्रेड के लिए, अपने सेल्स के लिए, राइट? जो कि क्या कर रही है, विच मे बी टू कैरी अ बिजनेस फॉर गेन और टू एंगेज इन सम ह्यूमन एक्टिविटी फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। नाउ accordingly, the word company is employed to represent the association formed to carry on some business for profit or to promote science, education, fulfill, like the company, the Divine Institute is for education. It is not giving you something for free. It's trading with you कि हम आपको एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे इतने अच्छे टीचर्स की, आप इन रिटर्न हमें इतना पैसा दोगे। कोई ग्रेवेंस हो तो हमारे पास यही है, सारी आपकी रेमेडीज हैं, राइट? अब कंपनीज एक्ट में कहा डिफाइंड है? 3 के 1 के 2 में क्या बोलता है ये? एन एग्जिस्टिंग कंपनी मींस कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कंपनी एक्ट। बननी कैसे है और रजिस्टर कैसे होनी है, और ये कुछ डेफिनेशंस हैं। वन डेफिनेशन इज चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ यूएस, जिन्होंने क्या कहा, कहते कंपनी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, इंटैंजिबल है, एग्जिस्टिंग सिर्फ लॉ की नजरों में है। इन रियलिटी तो हम जब एप्पल के स्टोर में जाते हैं मिलते हैं इंसानों से ही हैं, बिल्डिंग से नहीं फोन खरीद के आते हैं, आगे अंदर लोगों से ही खरीदते हैं। पर किससे खरीद रहे हैं लॉ की नजरों में? एप्पल से खरीद रहे हैं, राइट? Being a mere creature of law, see how beautifully they have said that we human beings are creature of nature, creature of God. Company is a creature of law. It possesses only those properties which the character of its creation confers upon it either expressly or as incidental to its very existence. अब भगवान ने हमें कैसा बनाया है? हम सोच सकते हैं, लड़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, झगड़ सकते हैं, वॉर कर सकते हैं, कोई क्राइम कर सकते हैं। क्या कंपनी कोई क्राइम कर सकती है? कर सकती है ना? क्या कंपनी मर्डर कर सकती है? थिंक ऑफ इट। कैन यू prosecute एप्पल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर? किसको करोगे? यहाँ पे किसी ने कर दिया, किसी और एम्प्लॉय ने कर दिया, अब आईपीसी यानी क्रिमिनल लॉ में वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। अब सपोजिवली, ओके,
आई फाइंड दिस वेरी फनी इन माई हेड दो. सीपीसी में या सिविल में हस्बैंड एंड वाइफ दे आर वन यूनिट, करेक्ट? Whatever the act of the husband or the wife is the act of the husband or the wife, vice versa. Not in the case of the criminal law. तो अगर ऐसा हो कि हम क्रिमिनल लॉ में भी हस्बैंड वाइफ को वन यूनिट बना दें, जब वाइफ को गुस्सा आया कहती मर्डर तो मैं ही करके आऊंगी, देख नाम तेरा भी लगेगा, नहीं लगता, राइट? सो एनीबडी, सपोजिवली सम ओनर ऑफ द कंपनी, ही कमिट्स मर्डर, लॉ कहता है कंपनी वो करने के केपेबल ही नहीं है, वो रेस्ट्रिक्शन मैंने डाल दी है, इम्प्लाइडली भी है, कैसे कर सकती है कंपनी मर्डर, राइट? नॉन लिविंग बीइंग है, इट्स जस्ट टैंजिबल, उसकी क्या कहते हैं, करेक्टर वही तक रिस्ट्रिक्टेड है जितना लॉ ने बनाया. रॉबरी कैसे कर सकती है कंपनी, या किसी कंपनी में कोई रेप हुआ है उसमें कंपनी कैसे लायबल होगी? Got my point? So there are only certain type of offenses, for example cheating, fraud, forgery, ये सारी चीजें कंपनी कर सकती है? ठीक है. पर्ल कंपनी, एंड क्या था ये है? वो कौन सा फंड था, हेरा फेरी वाला? हेरा फेरी मूवी देखी आपने? पैसा 2 दिन में डबल. नाइस. हाँ, ऐसी कंपनी भी होती है, तो वो फ्रॉड ही तो कर रही है, और क्या कर रही है, इट्स अ क्राइम. फिर एक लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने क्या बोला, कहते अ कंपनी इज मेंट एन एसोसिएशन फॉर मेनी पर्सन, जो पैसा लगाते हैं या पैसे के वैल्यू के एसेट्स लगा देते हैं, राइट? अब लाइक फॉर एग्जांपल माय फादर सेड दैट के बेटा तू अपनी वो खोल, चल अपनी एकेडमी खोल ले. मैं क्या कहूंगी, पापा पैसे नहीं है, या मेरे पास थोड़े पैसे हैं, चल थोड़े तू लगा, थोड़े मैं लगाता हूं, पर तेरे को बिल्डिंग मैं दूंगा. So he has not just invested money, he has invested what? Money is worth to a common stock. बुक्स मैं लाके दूंगा, ये सब मैं लाके दूंगा, मार्केटिंग तेरी मैं करवाऊंगा, तू तेरे पास जितने उतने चाहे वो भी मत लगा. So what I am going doing is I am giving the services, he is giving me the common stock, so we both are the owner of the property of the company. Got my point? A common stock contributed is denoted in money and in the capital of the company, person who contribute and to whom belongs are the members. The proportion of capital, आप एक बार इसको read कर लेना, it's not that difficult, right? कि what exactly a company is. Types of company, private होती हैं, public होती हैं, और एक बंदा भी अपने नाम से बना सकता है. That I am the only sole owner of this company, correct? So you just have to give this a read, because I think इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी. जो हमारा important वाला part है उसमें हमें थोड़ा सा time devote करना है. जैसे क्या है ये स्टैट्यूटरी कंपनीज, आरबीआई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया, इसको कंपनीज एक्ट में नहीं बनाया गया, इसके लिए पार्लियामेंट ने एक अलग से लॉ बनाया है, आरबीआई एक्ट, जिसके हिसाब से ये आरबीआई का बैंक इस्टेब्लिश किया गया है, या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की गई है. तो कंपनी लॉ में इसकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कहां से हुई है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से. ठीक है. रजिस्टर्ड कंपनी जो कंपनी लॉ के हिसाब से रजिस्टर्ड है. यू डू गिव इट अ रीड. ये मैं भेज दूंगी ग्रुप में. ओके. अब कहते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी क्या है. सबसे पहले कॉर्पोरेट बॉडी है. अ कंपनी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. Any other organization incorporated with the registrar of companies and subsequently not registered, बना तो ली पर रजिस्टर नहीं करवाई, तो वो कंपनी नहीं मानी जाएगी. सो इट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट. Important part, separate legal entity. अगर as I said that if you think of Apple, you think of the कटा हुआ Apple, an iPhone or iPad or a MacBook, not स्टीव जॉब्स. और करंटली द ओनर, मुझे अभी ये भी नहीं पता कि करंटली आईफोन का या सॉरी एप्पल का ओनर कौन है, राइट? अब
कहते कंपनी जो है वो अपने सारे मेंबर से, शेयर होल्डर से, इन सबसे अलग है, सबसे अलग एक अलग एंटिटी है, which is different from its shareholders and members. Due to this feature, shareholders can enter into a contract with the company and can also sue the company and be sued by a company. Shareholders क्या है कि हमने तुम्हें हर महीना पैसा देना है, वो अब दे नहीं रहे, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो कंपनी सू कर देगी कि क्या है, ठीक है। या कंपनी ने कहा था कि आपके शेयर्स पे मैं इतना इंटरेस्ट दूंगी आपको, नहीं दे रहे, शेयर होल्डर सू कर देंगे कंपनी को। आप में से कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता नहीं? लिमिटेड लाइबिलिटी, as the company exists as a separate entity, member of the companies are not liable for the debts of the company, ठीक है। कंपनी के जितने डेट्स हैं उसके मेंबर्स उसके लिए लाइबल नहीं है। कहने का मतलब है कि मेंबर्स जो हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से कंपनी के डेट्स वो नहीं करेंगे। मैं दे देता हूँ, कंपनी के डेट्स सिर्फ कंपनी के एसेट से ही उतारे जा सकते हैं। लाइबिलिटी, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि मेंबर्स ऑफ जो कंपनी है उनकी लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड है, उतनी ही है जितने उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है जी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, अब शेयर होल्डर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओके, जो आप शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं ना, दैट शेयर्स ओनली यू कैन बाय ऑफ द पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर पब्लिक डोमेन में नहीं डालती। अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसके शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, तो इट्स नाइट बोथ नहीं है, पब्लिक एंड प्राइवेट, इट्स जस्ट द पब्लिक कंपनी। आप जितने भी ग्रोथ ऐप पे देखते हो वो पब्लिक कंपनीज है, ठीक है। मान लो एक प्राइवेट कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड हो गया, वो और बड़ी होगी, उन्होंने अपना ऑल्टर कर लिया, नाउ दे कैन पुट देयर शेयर्स इन द पब्लिक डोमेन कि आप आके हमारे शेयर्स खरीद सकते हैं। और टेक्निकली होता क्या है, आप पैसे देते रहते हो कंपनी को फ्रॉम मंथली टू मंथली, एंड देन वो जब मेच्योर हो जाते हैं तो कंपनी विद सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे बैक करती है। कंपनीज आपका पैसा यूज कर रही हैं अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए, राइट। अब क्या है कॉमन सील, sorry, transferability रहेगा। Shareholders of a public limited company can transfer their shares as per the rules of articles of association. What is article of association? We'll read about it. However, in case of a private limited company, इस चीज के रिलेशन में थोड़े से हमारे पास restrictions हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक के लिए नहीं रखती है। Got the point? Common seal. अब as we have discussed that it's a separate legal entity, तो इसके नाम की अलग से सील होती है, सब वही सील यूज करते हैं। जो भी काम इन नेम ऑफ कंपनी किया जाएगा वो कॉमन सील के नाम से किया जाता है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल होता है टिल एटर्निटी, कभी खत्म ही नहीं होने वाला, ठीक है, एंडलेस। अब देखो जैसे डिवाइन है सपोजिटली, हो सकता है डिवाइन में कुछ लोग, जब आप मेरे ख्याल आए थे तो और कुछ लोग भी थे, वो चले गए, नए आ गए, कोई अब पुराने वाले चल जाएंगे, नए आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा देखो अंदर मेंबर सब चेंज होते रहेंगे, कंपनी हमेशा रहती है। अभी रिसेंटली करण जौहर ने 50% शेयर्स ऑफ द धर्मा प्रोडक्शंस संपूर्णा वाला को शेयर बेच दिए। धर्मा प्रोडक्शंस वही है, पर अब उसमें वो पूना वाला 50% शेयर होल्डर है। गॉट द पॉइंट? कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने इस्टेब्लिश किया, किसी और ने नहीं, नेचर ने नहीं बनाया उसको। इन सिंपल वर्ड्स, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, देयरफॉर इट डज नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एज। ये कभी बुढ़ी थोड़ी होती है। रेमंड्स, रेमंड्स मेरे ख्याल से 1970s में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। एंड आई किड यू नॉट, फर्स्ट गारमेंट कंपनी जो इस लेवल तक पहुंची थी, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि मेन शुड बी वेयरिंग सूट्स इन इंडिया। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में देखें, हम सूट्स की तरफ देखते भी नहीं थे, क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स का जो भी दिया गया है हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। व्हाटएवर द मूवमेंट वाज बाय महात्मा गांधी, ठीक है, नो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वी विल नॉट कॉपरेट विद यू फॉर एनीथिंग,
But Raymond's were like, no, no, it's a epitome of class and this and that. उन्होंने शुरू किया. Now the son took over, right? Raymond's is still there. Son took over. He kicked the father out, and वो कहता कि मेरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही थी कि जिस दिन मैंने 90% शेयर्स उसको ट्रांसफर किए. डाल दिया आपको. Raymond's and Raymond's is still there. It will not age. कल को उसका बच्चा उठाएगा, कल को उसका बच्चा, कल को उसका बच्चा. Then number of members. आप क्या कहते हैं? मिनिमम नंबर्स टू स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी. ये आपका क्वेश्चन बन सकता है. कितने होने चाहिए? 7. प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2. मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पब्लिक कैन बी अनलिमिटेड while it is restricted for 200 for a private. So प्राइवेट में 2 से 200, पब्लिक में 7 से अनलिमिटेड. क्यों? एवरी शेयर होल्डर टेक्निकली बिकम्स द मेंबर ऑफ द कंपनी इटसेल्फ. अब जब तुमने पब्लिक डोमेन में डाल दिए, तुम्हें क्या पता इंडिया में कितने लोग शेयर्स ले रहे हैं, है ना? एमआरएफ टायर्स है. कौन से टायर्स है वो? एमआरएफ टायर्स है ना. एमआरएफ के टायर्स के शेयर्स लोगों ने खरीदे हुए थे. शेयर्स गिरते चले गए और लोगों ने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए कि हमारा पैसा डूब जाएगा. जिन्होंने भी नहीं बेचे, they had it, I don't know why they did not sell it off. मेरे ख्याल से I remember my sister was telling me that somebody invested 25,000 in back 1970s. वो एकदम से एमआरएफ टायर्स के शेयर्स शूट किए और उसके वो शेयर्स they converted overnight into some crores. मतलब मार्केट के इनकी कंपनीज का थोड़ा ये सिस्टम रहता है. अब आ जाओ कंसेप्ट ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी. अब मैं आपको ये तो बता चुकी हूँ कि टेक्निकली सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है. कि मतलब ये एक लीगल पर्सन है, अपने ओनर से अलग, अपने मेंबर से अलग, शेयर होल्डर से, बोर्ड ऑफ मेंबर से, सबसे अलग. ठीक. enabling it to exist independently and be held accountable separately for the actions. This doctrine maintains that a company and its owners are two separate legal entities, each with its own obligations, rights and legal existence, independent of the individual founding the company. अब क्या है? कहते डायरेक्टर से, मेंबर से, शेयर होल्डर से अलग है. This is the landmark case law for your this doctrine. अब क्या बोल रहे हैं? कहते कोर्ट ने कंपेयर किया कॉर्पोरेशन को एक लिविंग बीइंग से पहली बार. कहते नोटिंग दैट just as a person has brain and a nervous system to regulate the body of the human, a company has an analogous internal system, the members of the company. Employees जो कंपनी को चलाते हैं under the directions of its director serves as the hands of the company. Directors are the brain, उसके directions पे उसके members काम कर रहे हैं, वो उसके हाथ हैं. So this is the case law जिसमें सबसे पहली बार एक कंपनी को ह्यूमन से कंपेयर किया गया था. अब कहते हैं विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होगा? सेवरल इश्यूज आएंगे. फॉर एग्जांपल, कंपनीज कुड होल्ड एनी इंडिविजुअल, चाहे ओनर है चाहे एम्प्लॉय है, लायबल फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड ऑन द कंपनीज बिहाफ. राइट? कि आपने कंपनी के नाम पे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की है, आपने कंपनी के नाम पे कोई फ्रॉड किया है, तो हम तो आपको सू करना चाहते हैं कि आपने लाइक सपोजेबली कंपनी का नाम यूज करके कोई किसी को सर्विसेज दे दी अपने बिहाफ पे और पैसे ले लिए और वो पैसे अभी तक कंपनी के नाम पे नहीं आए. इट्स अ फ्रॉड ऑन द कंपनी डन बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी सू कर सकती है. ठीक है. ये तो बहुत मतलब अगर आप कहो कि ऑन नंबर स्केल ऑफ 10 कितना इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, ये 10 on 10 लैंडमार्क इंपॉर्टेंट. सबसे पहले जहां पे डिस्कस किया गया था ये सेपरेट लीगल एंटिटी का डॉक्ट्रिन, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था बल्कि, तो ये वो केस है. अब सैलमन वर्सेस सैलमन में क्या बोला? कहते हैं जो मिस्टर सैलमन थे ना, इन्होंने कंपनी खोली जिसके अंदर कितने शेयर्स थे? 20,000 एक. और इन्होंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर कंपनी खोली जिसमें से 20,007 20,000 शेयर्स एक अपने नाम रखे और 7 शेयर्स एक अपने फैमिली मेंबर्स में बांट दिए. और सबकी वैल्यू कितनी थी? €1.
इवेंचुअली कंपनी में फाइनेंशियल लॉस हुआ, सब हुआ, तो अब उसमें क्या रूल क्या होता है, लिक्विडेशन रूल। लिक्विडेशन रूल क्या होता है, जब एसेट्स काउंट किए जाते हैं कि अच्छा प्रॉपर्टी, ये कंपनी के नाम पे ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, फलाना है, ढिमकाना है, व्हाटएवर, तो उसमें से अब मेंबर्स को या क्रेडिटर्स को सबको पैसे जाएंगे। अब कहते हैं लिक्विडेशन रूल के हिसाब से जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको पहले पैसा दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू दी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक। और जो ये मिस्टर सैलमन थे ये सिक्योर्ड क्रेडिटर थे, इन्होंने पैसा लगाया है सारा का सारा। ठीक है, तो अब इसमें हुआ क्या, एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर मिस्टर सैलमन वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10,000 यूरोस, पर कंपनी के एसेट्स ही 6,000 यूरोस थे। बट ड्यू टू लिमिटेड फंड्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास तो कुछ जाना ही नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, जब 10,000 उसके ही देने हैं, टोटल एसेट्स ही 6,000 हैं, तो सारे के सारे उसके पास जाने थे क्योंकि प्रेफरेंस उसको मिलेगी। अब इन ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे ना, इन्होंने क्या बोला, कहते सर मेरी बात सुनो, ये कंपनी किसकी है, मिस्टर सैलमन की कंपनी है, मिस्टर सैलमन ने शुरू की है, तो कंपनी और मिस्टर सैलमन अलग कैसे हो सकते हैं, आप इनको क्यों दे रहे हो, वी डोंट केयर ही इज सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये पैसा हमें मिलना चाहिए बिकॉज वी वर नॉट द पार्ट ऑफ द कंपनी पर से। अब क्या बोला कोर्ट ने, कहते unsecured creditors they have argued this. They claim that the company did not have a separate legal entity from Mr. Salman. However, the House of Lords upheld the doctrine, ruling that Mr. Salman and Salman and Company Limited are two distinct legal personalities. Right? This decision established the doctrine that a properly incorporated company is a separate legal entity from its owner. तो मिस्टर सैलमन को वो सारे के सारे 6,000 यूरोस दे दिए गए थे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि कौन से उसमें इस्टेब्लिश किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, यहां पे किया गया। अब देखो, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, वेल मतलब होता है पर्दा। ठीक है, कॉर्पोरेट मीन्स इसका, ये कॉर्पोरेट का रूल है कि मैं अलग हूं, तुम अलग हो, कंपनी इज डिफरेंट, आई एम डिफरेंट। अब देखो ना, अगर ऐसा चलता रहा तो इस डॉक्ट्रिन का मिसयूज कितना है। no? अब कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, ये एक एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी की, जो कि प्रिवेंट करती है पोटेंशियल मिसयूज ऑफ द डॉक्ट्रिन। कहते इवन चाहे ये दोनों अलग अलग हैं, बट अगर कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस ऐसे उठते हैं जहां पे आपको ये लग रहा है कि एक इंसान इन नेम ऑफ द कंपनी कोई फ्रॉडुलेंट या इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है कॉर्पोरेट एंटिटी के नाम के ऊपर, फिर क्या होगा, कहते विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, the courts would have to extend the protections of doctrine even those using it defense for misconduct. तो कहते हैं अगर तो तुम बिल्कुल कंपनी के बेस नेचर के खिलाफ जाके कुछ एक्ट कर रहे हो और कह रहे हो ये तो कंपनी के नाम पे है सर, राइट, तो ये तो कंपनी ने किया है, हमने नहीं किया, हम नहीं इसमें लायबल होनी चाहिए क्योंकि कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये फ्रॉड तो कंपनी के नाम पे हुआ है, तो इसमें सू कौन होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए, इवन दो उस पे मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन है। कोर्ट कहेगा ना, कहते यू आर ट्राइंग टू आउटस्मार्ट, यू आर ट्राइंग टू यूज मिसयूज दिस डॉक्ट्रिन अगेंस्ट द कंपनी, तब वो क्या करते हैं, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देते हैं। बात समझ में आई। अब आ जाओ जी वन फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन। ओके, अगर बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं, जब आप एडमिशन के लिए आए थे तो मैम आपको एक ब्रोशर दिखाती है, दिखाती, आपने दिखाया, इनको दिखाया होगा, है ना, हमने ये अभी तक किया है, यहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड है और ये टीचर्स हैं, दिस इज व्हाट वी प्रोवाइड, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन, इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। आपको जब यहाँ पे आना है नहीं आना है वो ब्रोशर पढ़ के समझ में आ जाता है ना। उसी तरह आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो
उस प्रोडक्ट के साथ एक वो आती है डिस्क्रिप्शन, पैम्फलेट आता है ना, आता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको वो पैम्फलेट पहले ही भेज गए, क्योंकि दिस इज आवर कंपनी एंड दिस इज व्हाट वी सेल। आप वो पैम्फलेट पढ़ के समझ सकते हो कि मुझे यहाँ पे खरीदना नहीं खरीदना, राइट। आप शार्क टैंक देखा, कभी रीलो रूलो में देखा हो, पता हो शार्क टैंक क्या है ना। शार्क्स बैठे होते हैं, शार्क्स मीन्स दी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनर्स, जो कि मुझे, मेरे को तो पहले समझ नहीं आ रहा था इतना पैसा आता कहाँ पे है, कहाँ से इनके पास के, ये कह रहे हैं चल मैं तेको 1 करोड़ रुपया दूंगा, चल मैं तेको इतना दूंगा। तो द पीपल कम कि हमारी ये कंपनी है, हम इसको बड़ा बनाना चाहते हैं, तो वी वांट सम इन्वेस्टमेंट्स। अगर उनको लगता है कि वर्थ है तो वो इन्वेस्ट करते हैं, अगर उनको लगता है वर्थ नहीं है तो वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेक्निकली है क्या। बेसिकली इट्स अ लेआउट ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या करती है, कहाँ रजिस्टर्ड है, कैसे प्रोडक्ट्स यूज करती है, कैसा रॉ मटेरियल यूज करती है, एवरीथिंग कीपिंग इन माइंड कि आप कुछ इलीगल ना करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अजीनोमोटो, पता है आपको क्या होता है? इट्स अ प्रोडक्ट विच इज यूज्ड इन फूड आइटम्स विच इज वेरी 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 हार्मफुल फॉर योर बॉडी। बीच में आपको एक टाइम पीरियड याद होगा जब मैगी बंद हुई थी, एमएसडी फाइंड आउट किया गया था, जितनी अलाउड मात्रा है उससे आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है भाई, इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्क्लोज करनी पड़ेगी जी, हमारे प्रोडक्ट में ये सामान है, तो वो पता नहीं जिससे भी चेक होके आता है, फिर रजिस्ट्रार के पास आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेके जाते हो, सब करते हो, तब वो जाके रजिस्टर होती है कंपनी आपकी, ऐसे तो होती नहीं। तो अब पढ़ते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेक्निकली है क्या। अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं इट्स अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, जो फाउंडेशन सेट करता है कंपनी की कि मैं कौन हूं, बेसिकली अ रेज्यूमे ऑफ अ कंपनी, राइट। Defines the legal framework of a company's operation in India. It outlines company's objectives, powers, limitations, acting as a guiding document for its activities. For any entrepreneur and business owner, a thorough understanding of a memorandum of association is essential to ensure legal compliance and to avoid potential legal. What do you think? Why Patanjali is following so much of problem? वो क्या बोल रहे हैं, कैंसर हो जाए तो कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, हमारी दवाई लो ठीक हो जाएगा। तो क्या आपको क्या लग रहा था कि मेडिकल जो बैकग्राउंड के लोग हैं वो ऑब्जेक्ट ही नहीं करेंगे कि हम पागल हो गए, इतने साल हो गए हैं, हमें नहीं मिल रही कैंसर की दवाई, तुम्हें मिल गई हुई है, वो भी आयुर्वेदिक में। तो इफ यू नो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्सट्रीम बैशिंग की थी पतंजलि की, तो उन्होंने जब अपोलोजाइज किया, उन्होंने बोला कि आपकी अपोलॉजी इसका मतलब ये नहीं है, आपने हमें नहीं करनी अपोलॉजी, जितना बड़ा आपका क्राइम था उतनी बड़ी आपकी अपोलॉजी होनी चाहिए। क्यों भाई, इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे। तो जो जैसे हम क्या बोलते हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, यही पढ़ा हमने। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए और बी जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी एक इंग्रेडिएंट क्या है, द ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। मतलब फिरौती का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ड्रग पेडलिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ट्रैफिकिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते सर कॉन्ट्रैक्ट बोलता तो है कि 2 पार्टीज हैं, मेजर है ये, तो कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो मैंने कर लिया ड्रग सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट, तो सर लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। वो चीज कंपनी पे भी फॉल करती है, राइट। अब कहते क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट एक्ट एज अ चार्टर ऑफ द कंपनी, जो उसकी आइडेंटिटी और उसका पर्पस एस्टेब्लिश करता है। और कंपनीज एक्ट रिक्वायर क्या करती है कि आपने एमओए फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास, कंपनीज ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन मींस रजिस्ट्रेशन, एंड इज एसेंशियल फॉर डिफाइनिंग अ कंपनीज फाउंडेशनल स्ट्रक्चर। अब इसकी की डिटेल्स क्या है? कंपनी का नाम, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं,
किस किसने कितना कितना पैसा लगाया है कंपनी के अंदर, और उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कि मेंबर्स की ड्यूटी बनती है, तुम अपने चाहे पर्सनल एसेट से उसके डेट डिस्चार्ज करो। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कि सिर्फ कंपनी के पास जितने एसेट्स होंगे उस पर ध्यान दिया जाएगा, मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स की तरफ आप नहीं जाओगे। ठीक है। It sets the boundary for company's operations and serves as a guide for the internal activities. पर्पस क्या है जी? प्राइमरी पर्पस तो है कंपनी की लीगल आइडेंटिटी बनाना। एज आई सेड कि आप चाहे कंपनी बना भी लो, पर अगर आप उसको रजिस्टर नहीं कराते हो ना, वो लीगल एंटिटी बनती ही नहीं है। तो आपने जब रजिस्टर कराना है, सबसे पहला असेंशियल डॉक्यूमेंट क्या होता है आपका? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए लिखना, एमओयू क्या लिख दिया मैंने। MOA includes essential information of company's name, registered office, this. By outlining these essential elements, it offers clarity and transparency to the stakeholders, investors, shareholders, creditors and regulators. अगर एक इंसान ने मान लो 2 लाख रुपया किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, उसको पता तो होना चाहिए इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है। तो ये कंपनी क्या करती हैं, ये दे देती हैं कि आराम से जाओ, बैठो, पढ़ो, ठीक लगता है इन्वेस्ट करना, ठीक नहीं लगता है इन्वेस्ट मत करना, नो प्रॉब्लम। क्लॉजेस क्या क्या होंगे इसके अंदर? सबसे पहले तो नेम क्लॉज होगा कि क्या नाम है कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। जहां से जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पढ़ते हो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये है। कभी आपने लिमिटेड पढ़ ली तो मतलब कि इसके मेंबर्स अपनी प्रॉपर्टी से तो आपके पैसे देने वाले हैं नहीं है, आप सू भी नहीं कर सकते, राइट। सबसे पहले वो अपना नाम लिखेंगे। दूसरा, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, ब्रांचेस ये हैं, यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, एसोसिएशन क्या है। सर्व्स एज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ द सब्सक्राइबर्स कि ये लोगों ने पैसा डाला है इसके अंदर। ठीक, ये रिपीट हो गया शायद। की क्लॉजेस, अ फॉर्म एंड ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फॉर्म तो इसमें बता रखा है कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 1 में कि जैसा वहां पे टेम्पलेट दे रखा है वैसे आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। दूसरी चीज कि आप इसको क्या ऑल्टर कर सकते हो। ऑल्टर करने का मतलब आपने एक बार रजिस्ट्रार को दे दिया, सारा कुछ सेटल हो गया, कंपनी आपकी रजिस्टर होगी, क्या अब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? पहले हम एक प्राइवेट कंपनी थे, अब हम एक पब्लिक कंपनी बनना चाहते हैं, क्या चेंज करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है, पर उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई किया गया है। आपको क्या करना है, ऑल्टरेशन रिक्वायर्स व्हाट, बोर्ड और शेयर होल्डर का अप्रूवल, और जितने कंपनी लॉज में रूल्स लिखे हुए हैं उसके हिसाब से आप ऑल्टर कर सकते हो। और उसके बाद आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी रिव्यू और अप्रूवल के लिए देना है। सबके रिव्यू और अप्रूवल से ऑल्टरेशन निकलेगी तो फाइनल हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है जी, ये आपके कुछ लैंडमार्क केसेस हैं। Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Reach established that a company activity outside the scope of this document ultra wires मानी जाती है। अल्ट्रा वायर्स क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स, यू नो व्हाट इट इज? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक लीगल फ्रेमवर्क है कि पार्लियामेंट ने लॉज कैसे बनाने, फंडामेंटल राइट नहीं ब्रीच होना चाहिए। फंडामेंटल राइट क्या बोलता है? नोबडी हैज अ, एवरीवन हैज अ राइट टू लाइफ। तो आईपीसी कहता है मर्डर नहीं करना, रेप नहीं करना। राइट टू लाइफ में आपका राइट टू लिव विद डिग्निटी भी आता है। जितनी सारी चीजें उन्होंने बोला है, आईपीसी कहता है हाँ ये सब नहीं करना, ऑफेंस बना दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लॉज बनाओगे। और जो भी लॉ कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है वो क्या होता है? अल्ट्रावायर्स। तो कंपनी ने भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हम ऐसे 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 चलेंगे, ये नाम है, फलाना है, ढमकाना है, जो भी है। तो इस केस में क्या कहा कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कंपनी ने कर दी और उसका एमओए अलाउ नहीं करता था, वो अलाउ, वो अल्ट्रा वायर्स होगी और उसके बियॉन्ड लीगल कैपेसिटी। ठीक है,
Best example. Though it's a new piece of information for me that it happens in Chandigarh also, but I won't name. There are certain massage parlors. They are registered as massage parlors, but they do trafficking also. They do prostitution also. तो वो जो उनकी एक्टिविटी है वो उनके MOA से बिल्कुल उल्टी है. जिस दिन वो पकड़े गए बंद हो जाएगी, provided police officials are not involved, right? फिर क्या बोला उन्होंने, रियाला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के भाई साहब जो MOA में लिखा है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से लिखा हुआ होना चाहिए. ये नहीं कि तुम्हारा मन आया तुमने कहानियां कर दी. जो टेम्पलेट दे रखा है उसके हिसाब से. अब आ जाओ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, बट इसके जैसा नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें क्या है, ये तो जो आपका MOA है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है. इट इज आउट फॉर पब्लिक टू रीड. आप भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकती हूँ, कोई भी पढ़ सकता है. ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है. किसने कितना कितना पैसा लगाया है, किसकी कितनी कितनी लाइबिलिटीज है, कल को वाइंड अप हो गया तो किसकी क्या लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है, प्रॉफिट आता है तो कौन कौन शेयर लेगा, ऑल ऑफ दैट, और किसकी क्या ड्यूटीज है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है जो इस्टेब्लिश करता है इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. It outlines the rules and regulations governing the company's operation, detailing the powers and responsibilities of directors, rights of members, procedure of corporate decision making and actions. AOA is essential for promoting effective corporate governance and ensuring transparency in business operation. ओके, अब इसके अंदर देखो क्या होता है. कंपनी का नाम होगा, वही रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, डायरेक्टोरियल स्ट्रक्चर, मीटिंग रूल्स. पार्लियामेंट की मीटिंग रूल्स क्या है, हर 6 महीने बाद एक सेशन होना ही होना. नहीं होगा तो हम अर्जेंट सेशन भी कर सकते हैं, सॉरी, होगा तो होगा ही, 6 महीने बाद होता ही है. यहाँ पे भी मीटिंग रूल्स होगी जी, हर 3 महीने बाद होगी मीटिंग. वो हम डिसाइड कर लेंगे कि किस पे होनी है. शेयर मैनेजमेंट, रेगुलेशन ऑन इशूइंग एंड ट्रांसफरिंग द शेयर्स. एडिशनली AOA क्या करता है, इट आउटलाइंस अ प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स ऑन शेयर होल्डर्स. अब जैसे मैंने आपको ADR बनाया था, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट इसमें ही लिख सकते हैं कि कल को कोई डिस्प्यूट होता है मान लो शेयर होल्डर्स के अंदर या शेयर होल्डर्स या कंपनी के अंदर, तो हम वो डिस्प्यूट ADR में रेफर करेंगे. वो आपका AOA का पार्ट बनता है. पर्पस क्या है, प्राइमरी गवर्निंग डॉक्यूमेंट है जो डिलिनेट करता है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, और ये ध्यान रखता है कि सारा काम जो है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से किया जाए. लीगल कंप्लायंस, कंप्लायंस माने any word you find that I did not understand this, you're supposed to let me know, because if you don't let me know I'll assume that you know this. Compliance क्या होता है, to comply with. Compliance होता है to agree with. Not really to agree with. To comply means इसको ध्यान में रख के अपना काम करना है. नहीं, लाजमी भी नहीं, that's obvious. ये तो लाजमी है ऐसा होना, it's obvious. Exactly. कहते कंपनी एक्ट क्या है भी, तुम्हारा जो एक्ट है वो कंपनी लॉ के रूल्स के कंप्लायंस में होना चाहिए. कंपनी लॉ के रूल्स जैसे जैसे बोल रहे हैं आप वैसे वैसे ही करोगे. अगर वो कंप्लायंस में नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी. क्लैरिटी एंड गाइडेंस, क्लैरिफाई क्या करता है, प्रोसेस और रेगुलेशन शेयर होल्डर्स की, डायरेक्टर्स की, ऑफिसर की, कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज फॉलो करनी है या क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं. शेयर होल्डर की प्रोटेक्शंस, it safeguards shareholders and trust by defining their rights and establishing a procedure in conflict resolution, right? Flexibility of amendments, इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसको अमेंड करने के लिए उतना डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं चाहिए. इसको आप अलग से अमेंड कर सकते हो. ऑब्वियसली किसी ने कल को विड्रॉ करना, उसका नाम शेयर होल्डर से हटा दो,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, ठीक है। अब समरी स्कोप क्या है इसका, ये इसका लैंडमार्क केस है। देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके दो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के, और इसके बिना आपकी कंपनी रजिस्टर हो ही नहीं सकती। While MOA define the company's core objectives and scope, AOA गवर्न करता है कि वो काम कैसे चलेगा अंदर, हमने क्या करना है वो MOA में लिखा है, कैसे करना है वो AOA में लिखा है। AOA must be consistent with MOA, right? MOA में तो लिख दिया कि हाँ जी हम तो बड़े अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आर्टिकल में लिख दिया कि ये वाला रॉ मटेरियल तुमने प्रोवाइड कराना, और वो रॉ मटेरियल लीगल नहीं है, राइट? आई एम नॉट श्योर, बट बहुत सारे ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आए हैं जिसमें थोड़े कंट्रोवर्शियल है कि ये वाला तो जो इंग्रेडिएंट है ना जी, ये तो बड़ा स्किन के लिए खराब है, ये तो आपका बैरियर खराब कर देता है पूरा का पूरा, एंड इट इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, sulfates. But there is no legal there is no scientific study that parabens and sulfates are bad for your hair and your skin. It's just the assumption. I don't know, मैंने तो कोई साइंटिफिक स्टडी पढ़ी नहीं कि सल्फेट्स खराब है। आप जितने भी सल्फेट फ्री शैम्पू हैं यूज करके देखो, काम ही नहीं करते, ना झाग बनाए ना कुछ काम करे, मार्केटिंग के में क्या। जस्ट मेरे हिसाब से दी ओनली थिंग शुड बी दैट इट्स cruelty free, बस। इट शुड नॉट बी ट्राइड ऑन एनिमल्स, वो है। मान लो अच्छा उन्होंने मेमोरेंडम में लिख दिया दैट क्रुएलिटी फ्री है जी, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उन कंपनीज का भी नाम है जो ये टेस्ट करती हैं उसके ऊपर, तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। कहते वो नहीं होना चाहिए, दोनों के दोनों कंसिस्टेंसी में होने चाहिए। नेचर क्या है, ये वही सारी चीजें हैं, नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर कैपिटल, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। मैंने बार बार क्यों लिखा कंपोनेंट्स, ओके सेम ही चीज आती है, चलो याद ही हो जाएगा आपको। Condition for entrenchment provision of AOA. Entrenchment provision are specific clauses included in Article of Association that require the process of amendment or repeal. जैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है अमेंडमेंट का, जो भी है, आई एम ओके विद कॉन्स्टिट्यूशन, बट चलो, तो वहां पे क्या लिखा है कि देखो ये जो सारी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हैं ना, इस तरीके से अमेंड हो सकती है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या बोलती है कि अगर कल को आपने कोई भी चीज अमेंड करनी है या रिपील करनी है तो वो इस प्रोसेस के थ्रू होकर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सम कंपनी सेज दैट ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अमेंड, सम कंपनी माइट से कि नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर, शेयर होल्डर सबका चाहिए, या जो भी प्रोसीजर उनको ले डाउन करना है वो कर सकते हैं, राइट? These provisions protect essential rights and aspects that company wishes to maintain despite changes of the AOA. The conditions for including entrenchment is what? अब कहते हैं entrenchment क्यों आएगी? सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन के अप्रूवल के लिए the AOA must either be amended to include entrenchment provisions at the time of incorporation or be approved by the special resolution होता है सबकी परमिशन से of the shareholders. Entrenchment provision must pertain to fundamental aspects such as shareholders' rights or the powers of the board. इसकी registration है, specific provision है, procedure है, and compliance with the law. बस अपने याद क्या रखना है कि entrenchment provisions किसके relation में है, which lays out the rules of amendment and changes, a repeal of the article of association. इसकी ऑल्टरेशन में अब क्वेश्चन देखो क्या है, एओए में लिखा है कि हम पब्लिक कंपनी है, नेचर है कंपनी का, ठीक है, पर मैं किस में कन्वर्ट होना चाहती हूँ, प्राइवेट कंपनी में।
To convert a public company into a private company, AOA must be amended by removing the provision of specific to public companies. हमने क्या लिखा था जी, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 और अनलिमिटेड है दूसरी. मान लो यहाँ पे 100 मेंबर्स थे, सॉरी 300 मेंबर्स थे. प्राइवेट कंपनी में तो 200 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो आपको 100 को निकालना पड़ेगा पहले. मिनिमम नंबर कहते हैं एलिमिनेट द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम ऑफ 7 to 2. देन अगर 2 से ज्यादा है तो उसको 2 पे लेके आओ. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रिमूव द प्रोविजंस एंड अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड शेयर ट्रांसफर्स पब्लिक एंड रिप्लेस देम विद द रिस्ट्रिक्टेड. पहले आपने बोल रखा था कि हमारे जो शेयर्स हैं वो तो कोई भी ले सकता है, पर अब आपको वो बंद करना पड़ेगा. अब आप अपने पब्लिक डोमेन में शेयर्स नहीं रख सकते, आप ये चेंज करोगे. पब्लिक सब्सक्रिप्शन, वो सारे क्लॉजेस हटा दोगे जो अलाउ करते हैं लोगों को इनवाइट करना कि हमारे शेयर्स खरीदो आके. ये ऑल्टरेशन आपके कैसे जाते हैं? दीज ऑल्टरेशन मस्ट रिसीव approval by special resolution from shareholder and also require the endorsement of NCLT. चंडीगढ़ में भी NCLT, ठीक है. अगेन क्वेश्चन आ जाए कि क्या अगर ये ऑप्शन में है क्या 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 इसकी रिक्वायरमेंट रेजोल्यूशन अप्रूवल जरूरी है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा. ये नहीं सोचना वहां बैठ के एनसीएलटी का क्या लेना है. अब कहते हैं अगर आपने प्राइवेट कंपनी से पब्लिक बनना है, वही सेम चीज, इसमें कुछ वो नहीं है. प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ एओए बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. कहते हैं एओए कैसे अमेंड हो सकता है? बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ जर्नल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर. और इसमें 75% ऑफ शेयर होल्डर्स का जो है पॉजिटिव में हमें आंसर चाहिए कि वी आर अग्रीइंग विद द चेंज दैट यू वांट टू मेक. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल. ठीक है, एनसीएलटी के पास चले जाओ कि ये चेंज करना है या जैसे कंपनीज एक्ट बोलता है वैसे चेंज करोगे. लिमिटेशंस ऑन द पावर टू ऑल्टर. सबसे पहले जैसा कंपनी एक्ट कहता है उसको ध्यान में रखते हुए करना है. ये नहीं कि कंपनी एक्ट में अलाउ नहीं किया गया और तुम अपना अमेंड करी जा रहे हो. अडेयरेंस टू दी, अडेयर करना होता है उसकी बात मानना कि जैसा MOA में लिखा है उस हिसाब से कर रहे हैं. Preservation of the existing contracts. Changing of the AOA should not affect the binding nature of contracts जो ऑल्टरेशन से पहले कंपनी ने एंटर किए हैं. अगर आपकी कंपनी ने यही बोला है कि हम आपको इतनी देर तक ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो AOA चेंज नहीं कर सकता. जितनी देर तक कहा था उतनी देर तक तो प्रोवाइड करना पड़ेगा. प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, preservation of fundamental provisions and mandatory provisions. Not important. क्या बोल रहा है? Any change that could impact the right of the minority shareholders must obtain their consent and again the approval of NCLT. ये तो बहुत बड़ा आपका. एक तो आते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट सी, राइट. एंड बट आई गेस इट हैज वही 500 प्लस सेक्शंस, तो it will not be possible for us to literally go by the topics also. तो इसमें क्या है, what I wanted कि मैं आपको बेस समझा दूं कंपनी लॉ का. जैसे आपका चैप्टर 2 डील करता है इनकॉर्पोरेशन से, तो अब आपको पता है कि इनकॉर्पोरेशन में अभी आप आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है. हमारा 2 टॉपिक बचे हैं, इनकॉर्पोरेशन एंड वाइंडिंग अप, इसके बाद. ठीक है, या उस पे ही आते हैं. ये तो इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ. एक ये देख लेना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है. रेफर्ड एज रूल ऑफ टुर्कॉन्ड, एंड इसी नाम से इसका लैंडमार्क जजमेंट भी है. टुर्कॉन्ड ये है, इट्स सी रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुर्कॉन्ड 1856. अब देखो क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? कहते हैं इट्स अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू द थर्ड पार्टीज, एंड बाय थर्ड पार्टीज आई मीन anybody who is not a part of the company. All the
people who are buying products of the company, they are third parties, right? वो engage कर रहे हैं कंपनी के साथ एक ट्रांजैक्शन के अंदर, based on the assumption that company's internal procedure वैसे ही फॉलो किए जा रहे हैं जैसे करे जाने चाहिए लॉ के हिसाब से। तीसरे इंसान को क्या लग रहा है के अंदर तो सारा लीगल काम ही चल रहा है, हम तो किसी चीज में फंसने नहीं वाले, कोई स्कैम नहीं होने वाला है ना। This doctrine is rooted in the idea that external parties should not be expected to have the knowledge of the internal affairs. कैसे वैसे कैसे ही पता हो सकता है? अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, ये जो जियो का सिम है, ये सारा आइडिया किसका था? किसने निकाला? अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने। अनंत अंबानी का आइडिया था। There is this conspiracy theory which says that they knew about the demonetization beforehand. Obviously, they invest in the projects of government also, right? उनको पहले से पता था। तो अब इतना जो पैसा है, इतना पैसा लगाया उन्होंने जियो में। I don't know if you remember that or not. For 1 year, Jio was free. कुछ मतलब वो अभी आप जब यूज करते हो ना, मैसेज आता है कि आप अपनी लिमिट का 50% यूज कर चुके हो। पागल हो गए थे लोग। Why today Jio is the reason that internet is so convenient prices. I still remember रिचार्ज डलता होता था, मेरी मम्मी 100 रुपए का रिचार्ज कराती थी और मुझे पूरा का पूरा चलाना पड़ता था पूरा महीना। तो अब घंटों घंटों कॉल्स चल रही हैं, याद ही नहीं वो टाइम के एसएमएस के पैकेज डलते होते थे, आप वोडाफोन टू वोडाफोन कॉल कर रहे हो तो कोई कुछ नहीं पता आपको है। हाँ स्क्रैच कार्ड्स भी आते होते थे, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? बट जियो डिड व्हाट? जियो इज अ कंपनी। हमारे हिसाब से जियो का ओनर इज द मुकेश अंबानी। We don't know who came up with the idea. We don't know what exactly was their agenda. हमें कुछ नहीं पता। हमें तो सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखाया गया because we are the external parties. We are just buying whatever they are selling. Whose idea, whose execution, we don't know. नाम बस रिलायंस का। अब क्या कह रहे हैं, ये कहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है? डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट 128 of the Indian Company Act. अब this doctrine holds that any action taken by the board of director or any company, ये वैसे अगर डायरेक्ट है तो उस पर भी मार्क करके लिख लो। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहाँ पे दे रखा है सेक्शन में, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। 128 what does the title say? तो ये मैंने 228 तो नहीं लिख दिया? फिर रुक जाओ अभी, I'll let you know. This is doctrine of indoor management. फिर तो टाइप हुआ मेरे से। मैं आपको देख के बता दूंगी कौन से सेक्शन के अंदर। हाँ नहीं 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 देखेंगे, अब अभी अभी रखो, ये याद रखना लास्ट में। तो क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? I'll let you know that under which section it is incorporated. जैसे अपन ने आईपीसी में देखा था ना, द डॉक्ट्रिन ऑफ डॉली कपैक्स, डॉली इनकपैक्स कहाँ दे रखे हैं, तो वो एक बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। This doctrine holds that any action taken by the board of director or company officer in contravention of MOA or AOA is valid, provided it is done in good faith and does not exceed the company's power. लैंडमार्क केस है आपका ये इस रूल से ही नाम याद रहेगा। The rule of Turquoise is Royal British Bank versus Turquoise, right? ये आपके डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के कुछ लैंडमार्क केसेस हैं। Mahoney versus East Hollyford Mining Company. The court affirmed that third parties could assume that director have the
authority to engage the transaction even amidst internal management irregularities. In this instance, a mortgage issued to the plaintiff was deemed valid and as the plaintiff was entitled to assume the director's authority. उसने बोला कि जो भी काम हो रहा है वो एक्सटर्नल बंदे को क्या लगना चाहिए कि वो डायरेक्टर की अथॉरिटी में हो रहा है, डायरेक्टर को पता है क्या चल रहा है. तो अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है, मॉर्गेज इशू हुई है, तो वो ऑथोराइज्ड हुई है मेरे हिसाब से. तो बाहर वाले बंदे को नहीं पता. एक्सेप्शंस क्या है, अब देखो ये दोबारा आ गया केस अपना एशबरी रेलवे कैरेज. आपने ऊपर भी एक बार लैंडमार्क में पढ़ा है. नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. अब मान लो एक इंसान को पता था कि अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, या डायरेक्टर को नॉलेज ही नहीं होती, या जो भी इशू है. इफ द थर्ड पार्टी इज अवेयर कि जो हमारा ये एक्ट है, जो ही मैं कुछ बाय कर रही हूँ, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर नहीं लगता ये. अदरवाइज, और ये किसमें एस्टैब्लिश किया गया था, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीच में, that this doctrine does not safeguard an outsider. अब ओके, लॉ का बेस रूल क्या है कि हम इनोसेंट को बचाते हैं. जब आप सेल ऑफ गुड्स पढ़ोगे उसमें लिखा होगा नेमो दैट बॉट नॉन हैबिट, कि हूसोएवर, अगर मेरे पास एक तरह का टाइटल है तो मैं वही टाइटल आगे फॉरवर्ड कर सकती हूँ. अगर चीज मेरे पास मॉर्गेज्ड है, मैं उसको सेल नहीं कर सकती. कोई मेरे को उधारी देके गया है, मैं उसको सेल नहीं कर सकती, राइट. बट उसमें सेव किसको किया जाता है, हमारे पास 10 एक्सेप्शंस हैं, जिसमें कि कहते हैं अगर एक तीसरे बंदे ने वो चीज गुड फेथ में और विदाउट द डिफेक्ट ऑफ टाइटल खरीदी है, तो आप तीसरे बंदे को हाथ नहीं लगा सकते. आप जिस बंदे ने सेल की है या आपसे धोखे से ली है चीज, आप उसको सू करो, उससे कंपनसेशन लो, डैमेज लो, चीज थर्ड पर्सन से वापस नहीं आएगी. ये वही सेम चीज है. इंडोर मैनेजमेंट में आप कल को ये नहीं कह सकते सर ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी ये तो गलती से हुई है, या ये ऑथराइज नहीं थी, ये इसने कर दी, ये तीसरा बंदा इसको बोलो वापस करे. कोर्ट कहेगा नहीं, बाहर वाले बंदे को नहीं पता कि ये ऑथराइज थी कि नहीं थी, हम तो मानकर चलेंगे कि ऑथराइज थी. बट मान लो अगर बाहर वाले बंदे को पता था कि ये ऑथराइज ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बंदा, इसको अलाउड नहीं है मुझे ये सारा सामान देना जो ये मुझे दे रहा है, ले लिया, राइट. तो इसके अंदर फिर ये डॉक्ट्रिन नहीं लगता. फिर अल्ट्रा वायर्स एक्ट, जो भी एक्ट आपकी कंपनी के किसी बंदे ने अल्ट्रा वायर्स किए हैं, उसमें थर्ड पर्सन भी प्रोटेक्टेड नहीं है. फॉर्जरी, दिस डॉक्ट्रिन डज नॉट अप्लाई व्हेन एन आउटसाइडर इज डीलिंग विद अ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर. इन सच सिचुएशन कंपनी बाउंड नहीं है उस ट्रांजैक्शन से, एंड आउटसाइडर प्रोटेक्शन नहीं मांग सकता इंडोर मैनेजमेंट की. ये किसमें दिया गया था, रूबन वर्सेस ग्रेट फिनगैल कंसोलिडेटेड लिमिटेड 1906. Misrepresentation. If an outsider is induced into a transaction through misrepresentation or fraud by the company's officers, कंपनी को पता है, कंपनी ऑफिसर्स को पता है कि हमारी कंपनी के पास इतने एसेट्स ही नहीं है, या हमारे पास हम वो है ही नहीं जो हम इसको देना चाह रहे हैं, पर फिर भी उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं, फिर भी इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं करेगी. और ये आपने बस, मुझे पता नहीं वैसे आप ये कैसे रख पाओगे, पर 2-3 बार पढ़ लेना, वहां देख के दिमाग स्ट्राइक तो कर ही देगा कि कहीं देखा देखा सुना सुना सा केस है. अब आ जाता है सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. कैसे बननी है, कैसे रजिस्टर होनी है, क्या क्या चाहिए है, ऑल ऑफ दैट. सबसे पहले क्या है, सेक्शन 3 क्या बोलता है कंपनीज एक्ट का, कि कंपनी शैल बी फॉर्म्ड विद द मिनिमम नंबर ऑफ 2, राइट, or 7 for public, for any lawful purpose by subscribing their names to the MOA and fulfilling the necessary requirements of the act, and one person can also form a company. तो क्या क्या चीजें चाहिए अपने को, MOA चाहिए, AOA चाहिए, एक डेक्लेरेशन चाहिए कि जी हमने जो 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 ये ऊपर लिखा है दोनों डॉक्यूमेंट्स में वो इन कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट है, हम कुछ भी कंपनीज एक्ट के विरुद्ध जाकर नहीं कर रहे हैं. डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, और एक एफिडेविट affirming that directors have not been convicted of fraud
और ब्रीच ऑफ ड्यूटी इन पास्ट 5 years। एफिडेविट क्या लगता है कि सर आप भी जब भी हम तुम्हारे आगे खड़े हैं, इसे पिछले 5 साल पहले ये जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स दे रखे हैं इनके ऊपर कोई फ्रॉड का केस नहीं डला हुआ। ठीक, तो जब आपकी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो रजिस्ट्रार आपको क्या इशू करता है, अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और आपको एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देता जो कि हर कंपनी का अलग होता। Document retention and liability. The company must maintain copy of all the registration documents at its registered office until dissolution. जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाते रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मेन हेड ऑफिस में होने चाहिए। Providing false information during the registration can lead to the prosecution under 447। ये भी एक बार चेक कर लो 447 में क्या। क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराते हुए जो इन्फॉर्मेशन आगे दी है वो गलत थी और आपको पता था कि वो गलत है। If a company is found out to have been incorporated on the basis of misleading information, the founders and first directors may be held liable। और इनका जो फाइन है ना वो 25 लाख रुपए तक भी चला जाता है और 3 साल की सजा है शायद। ओके, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, आपने इनकॉर्पोरेट कर ली, रजिस्टर कर ली अपनी कंपनी, अब इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स और सबसे। द प्रिंसिपल इलस्ट्रेट किया गया था सालमन वर्सेस सालमन के अंदर। Limited liability and corporate capacity. The limited liability status allows shareholders to limit their financial exposure to the amount they invested. The company can own property, enter into contracts, be liable for the actions without the shareholders bearing a personal responsibility. Company can also be charged with the crimes, though it cannot face penalties requiring physical acts such as। तो कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, फाइन्स लगते। इन प्रिजन कैसे करोगे कंपनी को, किसको डालोगे जेल में, नहीं डालते, डायरेक्टर्स अलग है, इनको फाइन्स लगते हैं, भारी भरकम फाइन्स लगते हैं, करोड़ों में फाइन्स लगते हैं। चैरिटेबल कंपनीज, कहते कंपनीज एस्टैब्लिश्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस कैन रजिस्टर विदाउट द लिमिटेड डेजिग्नेशन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अमेलगमेशन एंड वाइंडिंग अप, इसको तो हमने डिटेल में आगे पढ़ना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जब आप अगर प्रिंट निकलवाओगे तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि 447 में कितनी पनिशमेंट दे रखी है जी, 3 साल से कम तो होनी नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सो मिनिमम इज दी 3 years और 1 लाख से शुरू होके 25 लाख तक इनका फाइन चला जाता है। ਹੁਣ ਆਜੋ जी तुसी प्रोस्पेक्टस दे ऊपर। प्रोस्पेक्टस इज टेक्निकली ब्रोशर ओनली। आप कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखते हो, स्कूल का प्रोस्पेक्टस देखते हो, तो उसमें सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, टीचर्स के नाम, उनकी सारी एलिजिबिलिटीज, क्राइटेरिया सब कुछ दे रखा होता है, ठीक है। तो कहते हैं प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इनवाइट करता है एप्लीकेशंस फॉर द शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है, शेयर्स क्या है, शेयर्स हम एक इंसान पैसा देके एक शेयर इन द प्रॉपर्टी खरीद रहा है, दैट आई एम अ पार्ट ओनर नाउ, है ना। डिबेंचर्स डेट से आया है वर्ड, ये वो डिबेंचर जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं कि जिन्होंने मोटा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, उनको वो क्रेडिटर्स के उसमें आ गए, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। उनको टाइम टू टाइम प्रीमियम मिलता रहता है और वो कहते हैं कि इसको मैच्योर होने पे हम आपको इतनी अमाउंट विद इतना इंटरेस्ट इसको लौटा देंगे। डिबेंचर कम्स फ्रॉम द वर्ड डेट, ऐसे ये मैंने याद रखा था। और शेयर्स जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी का एक शेयर खरीदने के लिए या कंपनी की पार्ट ओनरशिप खरीदने के लिए, मतलब मुझे नहीं याद, मैंने तो एक रील में देखा था कि कहते सरल भाषा में समझाएं तो जितनी जितनी कंपनी के आपने शेयर खरीद रखे हैं उसके आप पार्ट ओनर हो। आई डोंट नो हाउ करेक्ट इज दैट, राइट।
अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोस्पेक्टस क्या है, कहते हैं एक डॉक्यूमेंट लेबल्ड एज सच इंक्लूडिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रेफर टू इन 31 any notice, circular, advertisement, document inviting public officers for subscription and the purchase of the corporation security. इसके अंदर तो आपको पता क्या होना चाहिए, ये दो केस लॉ के नाम है. जस्ट you should know that these two case laws relate to the topic of the prospectus. ये आपके सिर्फ पढ़ने के लिए दिया हुआ है. I don't want to feed some extra in your head. You already have 20 topics. ठीक है. कंटेंट्स क्या होंगे, सिग्नेचर और साइंड होगा सबसे पहले. तो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होगी जी. कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, सीएफओ कौन है, ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर्स. एवरी पर्सन हु इज वर्किंग फॉर द कंपनी विल हैव अ नेम इन द ब्रोशर. यू टेक द प्रोस्पेक्टस ऑफ डिवाइन, उसमें मेरा, श्रद्धा मैम, कानुप्रिया मैम, सबका नाम है, बिकॉज हम पार्ट है इस एसोसिएशन का. तो जितने भी लोग पार्ट होंगे उस कंपनी का, उनका उस प्रोस्पेक्टस के अंदर नाम होगा. इशू डेट्स, opening and closing date of the issue along with the declaration regarding the issue of allotment letters and refunds within the required time frame. Financial management, underwriting details, information about underwriting the issue along with the consent of directors, auditors and bankers. Authority procedure, business objectives क्या हैं, risk management, subscription details, compliance declaration. So these are some key points जो आपके prospectus का पार्ट बनती है. एंड रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट दैट वी आर रजिस्टर्ड एंड ऑल. बस प्रोस्पेक्टस को आपने कैसे देखना है, ऐसे देखना है कि अगर मान लो किसी ने शेयर इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, तो वो इसको देख के करेगा. राइट. रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोस्पेक्टस, ऑडिटर रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स एंड यूजेस ऑफ द प्रोसीड्स होते हैं प्रॉफिट्स. There is this act prevention of money laundering, PMLA. तो वहां पे ना प्रोसीड्स लिखा हुआ है. टेक्निकली आप प्रोसीड का मतलब इंग्लिश में देखो इज टू मूव फॉरवर्ड, काइंडली प्रोसीड प्लीज. यहाँ पे प्रोसीड्स वो नहीं है, यहाँ पे प्रोसीड्स मतलब है जो आपका पैसा लग रहा है, जो आपके प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं. ठीक है जी. Okay, types of prospectus क्या है? Shelf prospectus issued by certain companies for multiple security issues over a specified period without needing a new prospectus each time. कहते वो सेम ही रहता है, मतलब कि आप जितने मर्जी जो मर्जी आ जाए, उनका एक कॉमन prospectus है, वो सबको देता है. Red herring prospectus lacks complete details about the price and quantity of the securities, must be filled with the registrar 3 days before the subscription list opens. Deemed prospectus, any document offering security of sale to the public treated as the prospectus. कहते कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको हमने एज अ नेम नहीं किया prospectus, but we are inviting people उस डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो उसको हम मानकर चलेंगे कि वो prospectus है अंडर द कंपनीज एक्ट. एब्रिज्ड prospectus, prospectus का एक कंसाइज्ड वर्जन, शॉर्ट prospectus containing essential company information required to a company application for purchasing security except in specific situations. मतलब बेसिकली कंपनी की जो सारी डिटेल्स जो शॉर्ट में बता रखी होती है. ਹੁਣ आ जाओ तुसी वाइंडिंग अप ते लिक्विडेशन या डेसोल्यूशन पे. वाइंडिंग अप वो क्या होता है कि हो गया इन्हों काम, ना इन्हों को कुछ पैसे बचे ना कुछ, होना इन्होंने खत्म करना काम है. हाँ वैसे ही कुछ. अब कहते बाइंडिंग अप क्या है, एक फॉर्मल प्रोसेस है जो कि कंपनी की एग्जिस्टेंस को टर्मिनेट कर देती है, कि अब ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, एंड इट्स एसेट्स आर लिक्विडेटेड, उनको एनकैश किया जाता है टू सेटल द ऑब्लिगेशन टू द क्रेडिटर्स. जिन्होंने सबने पैसे डाले हैं, पैसे भी तो वापस करने हैं. It is a key step towards the dissolution of the company, which officially ends up its legal existence. मतलब death of a company, we can say. Winding up often leads to what?
the closure of all business activities and can occur for several reasons. क्या क्या reasons हो सकते हैं कि कंपनी ने अपना बिजनेस ऑपरेशन ही बंद कर दिया, अब वो बिजनेस करते ही नहीं है. कोई आइडिया आपको कि ये कंपनी पहले एग्जिस्ट करती थी, अब नहीं? कोई भी आ रही हो दिमाग में, मेरे को याद नहीं रही. मोटोरोला है अभी? हेलो मोटो है? आई डोंट नो. एक एक वो वाला कौन सा था? हच, हाँ, नहीं 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 नहीं. डी से भी था एक. स्पाइस वाज आल्सो देयर. डी वाला क्या था? डी, डोकोमो, यस. मुझे मुझे इसलिए याद है, व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट नंबर, आई गॉट माय फोन, सो माय मदर आस्क्ड लाइक व्हाट नंबर डू यू वांट. तो मेरे को उस टाइम ना रणबीर कपूर बड़ा पसंद था. रणबीर कपूर ऐड करता था उसकी. मैं कहा मम्मी वो रणबीर कपूर वाला नंबर लूंगी. तो अब वो, हाँ, वो कंपनी भी नहीं है. So they do not sell numbers anymore, right? So they are wound up. Management is deadlocked. Statutory obligations have been breached. आपने ऐसा ही कुछ कर दिया जो लॉ ही अलाउ नहीं करता. Disputes among shareholders. एक ने डाल दिया कि हमारी बनी नहीं रही, कंपनी को बंद करो. Company is acting beyond MOA and AOA. Again, while the terms winding up and dissolution are sometimes used interchangeably, they refer to distinct stages. General rule same ही है, but winding up क्या होता है? कहते company retains the ownership of its assets until the final dissolution order is issued. Winding up मतलब कि जितने assets हैं कंपनी के, वो कंपनी के नाम पे ही है अभी तक, जब तक डेजोल्यूशन का ऑर्डर नहीं आ जाता. कि ठीक है अब हम बिजनेस नहीं करेंगे, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई सेल नहीं, कोई परचेज नहीं, नथिंग, बट जितने एसेट्स हैं वो हमारे हैं. कब तक है? जब तक ट्रिब्यूनल ये ना बोल दे कि हाँ कर दो इसको डिसॉल्व. जब डिसॉल्व होगी फिर देखेंगे किसके क्रेडिटर के कितने पैसे देने. Only after this order, the company ceased to exist as a legal entity and the name is removed from the company's register. Although winding up can proceed without court's intervention. इसको हम कहते हैं voluntary winding up. एक होती है कोर्ट के ऑर्डर से कि आपने कोई लॉ तोड़ा है, या अब खुद ही नहीं करना, उनको फायदा ही नहीं लग रहा. During winding up, creditors can file the claims. जब ये पता लग जाता ना कि ये वाइंड अप हो रही है कंपनी, कि अभी सिर्फ समेट रहे हैं वो अपना सामान, तो क्रेडिटर्स क्या करते हैं? क्लेम डाल देते हैं कि हमारा पैसा वापस कर दो. A right they lose upon the dissolution. The liquidation is a stage where winding up process within the winding up process involving the sale of company assets to pay off the debts and distribution any remaining funds to the member. Liquidation क्या है? जो वाइंडिंग अप के प्रोसेस के अंदर चल रही है, कि ये वाइंड अप हो रही है, उसके विदिन हम लिक्विडेट कर रहे हैं इसके एसेट्स को. प्रोसीजर क्या है जी? वाइंडिंग अप प्रोसेस प्रीसीड्स रेजोल्यूशन. प्रीसीड मतलब पहले वाइंडिंग अप होती है, फिर डिसॉल्व होती है कंपनी. बिगिनिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लिक्विडेटर. एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है कोर्ट कि देखो जरा कितने एसेट्स हैं, क्या हैं, अब ये कुछ और काम नहीं करेंगे, इनके साथ कोई बिजनेस भी नहीं करेगा. रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंपनी एसेट्स एंड द ऑब्लिगेशन. अब ये इंडिविजुअल करेगा क्या? कलेक्ट करेगा और वेरीफाई करेगा क्रेडिटर्स के क्लेम्स. अब आई डोंट नो इफ यू नो, आपके इसमें सिलेबस में लिमिटेशन है? देख दो एक बार. वेरी गुड. यस. 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, पता नहीं सी.
कहते जेड़े भी रिकवर्ड क्रेडिटर जब क्लेम डालते हैं वो लिक्विडेटर को एप्लीकेशन डालते हैं, तो उसके समझ गया आप मैं क्या कह रही हूँ? नहीं है, अब सीपीसी के साथ आता है। अब देखो ना ये यहाँ क्या लिखा उन्होंने, यस। अब क्या होता है, लिक्विडेटर जब अपॉइंट होता है ना, तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जब लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो उसको 3 मंथ्स तक का टाइम दिया जाता है इसको समझने का, क्या है कंपनी, क्या इसके एसेट्स हैं, फलाना ढिमकाना, द होल प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर प्लस 3 मंथ्स। उसके बाद ये सारे जो रिकवर वाले हैं क्लेम्स वगैरह, इनका लिमिटेशन शुरू होता है, ये सारा पीरियड एक्सक्लूड किया जाता है, राइट? क्यों? कहते देखो कंपनी को समझने के लिए लिक्विडेटर को टाइम चाहिए और 3 महीने बहुत होते हैं। तो जितने भी, और सेक्शन 3 क्या बोलता है कि मान लीजिए आपने कंपनी से कोई डेट्स लेने थे, कंपनी ने आपके पैसे देने थे, तो अपॉइंट हो गया लिक्विडेटर। उन्होंने कहा बाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा है, लिक्विडेटर अपना सब समझ रहा है, तो जिसने पैसे लेना ना वो लिक्विडेटर को एप्लीकेशन डालता है कि सर ये कंपनी ने इतने करोड़ रुपए मेरे इतने देने थे। तो लिमिटेशन लॉ क्या कहता है कि देखो जो ये सूट क्रेडिटर ने डाला है ना, वो उस दिन से नहीं माना जाएगा जिस दिन वो कोर्ट में आया या एनसीएलटी में गया, वो उस दिन से माना जाएगा जिस दिन लिक्विडेटर को आपने अपनी एप्लीकेशन डाल दी, उस दिन से माना जाएगा, ठीक है? तो लिक्विडेटर करेगा क्या, पहले कलेक्ट करेगा और वेरीफाई करेगा कि भाई तूने सच्ची में 2 करोड़ लेने हैं, कोई पकाई मार रहा। फिर सेल करेगा कंपनी के एसेट टू सेटल डाउन दी आउटस्टैंडिंग डेट्स। फिर अप्लाई करेगा एनसीएलटी पे फॉर द फाइनल रेजोल्यूशन ऑर्डर। सर सब हो गया है, इतना इतना पैसा है, इतने देने हैं, ये प्रायोरिटी वाले लोग हैं, ये नॉन प्रायोरिटी वाले लोग हैं, इनका सारा क्लियर हो जाएगा तो इनके ऊपर आ जाना। Once the order issues a dissolution, when the court orders the issue of dissolution, the company's legal status is revoked and name is struck from the registry. अब कहते कौन फाइल कर सकता है बाइंडिंग अप? कंपनी खुद, कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स जिनके पास लाइबिलिटी है या जिन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी कि रजिस्ट्रार को पता लगा है कि ये लॉ के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, ये तो लीगल एक्ट ही नहीं कर रहे, या इन्होंने झूठी इंफॉर्मेशन फर्निश की है। एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, एक ऐसा इंसान जिसको सरकार ने बोल रखा है कि अगर तुम्हें पता लगे कि कोई भी कंपनी ऐसा 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 कुछ भी काम कर रही है, तुम भी अप्लाई कर दो बाइंडिंग अप के लिए। एंड इन केसेस जो 271 के बी में लिखे हुए हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं बाइंडिंग अप के लिए। इफेक्ट क्या होगा बाइंडिंग अप का? अगर पिटीशन एक्सेप्ट कर लेती है कोर्ट, ट्रिब्यूनल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, नो न्यू और पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स कैन कंटिन्यू अगेंस्ट द कंपनी विदाउट द ट्रिब्यूनल्स परमिशन। एज आई सेड, जब एक बार वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू हो गया तो जिसने पैसे लेने हैं, जो सब लेना है, वो लिक्विडेटर देखेगा, कोर्ट के परमिशन के बिना कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स चालू नहीं हो सकती उस कंपनी के खिलाफ। मोड्स कैसे हैं जी? या बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, दैट्स द ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, और बाय द वॉलंटरी बाइंडिंग अप। अब ग्राउंड्स क्या है ट्रिब्यूनल के जब वो वाइंड अप के लिए ऑर्डर करते हैं? फेलियर टू कमेंस बिजनेस विद इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप 1 साल से रजिस्टर करके बैठे हो, काम आपने शुरू नहीं किया है, हम अपने रजिस्टर के पेज क्यों खराब करें तुम्हारे पीछे, करो इसको वाइंड अप। कंपनी को रजिस्टर कराया तो शुरू भी तो करना है। कंपनीज इनएबिलिटी टू पे डेट्स, इंसॉल्वेंट होगी जी, वाइंड अप करो। कंडक्ट अगेंस्ट इंडिया सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी। आपके पास आर्म्स का लाइसेंस नहीं है और आप आर्म्स की कंपनी खोल के बैठे हो। आप जवान देखिए आपने मूवी, वो क्या करता होता उसमें, समझ में आया? ये वो वाली चीज। persistent defaults in filing financial statements and returns,
ITR भरना कंपलसरी है, कंपनीज के लिए भी, इंडिविजुअल्स के लिए भी, ताकि सरकार को पता हो कि आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप ये नहीं करते हो तो कोर्ट आपकी कंपनी वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स पास कर देगी। फ्रॉडुलेंट और इलीगल एक्टिविटीज बाय दोज मैनेजिंग द कंपनी अफेयर्स, ठीक है। ये जस्ट या इक्विटेबल ग्राउंड्स कंपनी में आल्सो बी बाउंड अप if it is deemed just and equitable. This may apply when company's core objectives have been achieved or have failed. कि जिस चीज के लिए आपको बनाया गया था आप वो कर चुके हो, अब आपकी जरूरत नहीं है, या जिसके लिए आपको बनाया गया था वो तो आपने की ही नहीं, तो फिर हमें आपकी जरूरत क्यों है। Fraudulent activities are uncovered. Directors are found misusing funds and mismanaging the business. What was the name of this Bharat Pay? Shark Tank में भी था, very rude judge. ना ना ना, वो मतलब बहुत बैंड हो जाता था वो सारे बिजनेस ओनर्स की, जो कहता था ये दोगलापन नहीं चलेगा यहाँ पे, तुम दोगले हो, तुम ये हो, तुम वो हो। भारत पे का वो था वो पार्ट ओनर। सो ही वाज फाउंड आउट टू बी यूजिंग द फंड्स ऑफ द कंपनी फॉर हिज पर्सनल यूज। वो कंपनी के पैसा कंपनी में नहीं लगा रहा था, अपने पर्सनल यूज के लिए लगा रहा था। वो और उसकी वाइफ दोनों करी गई थी, तो उसको मेरे ख्याल से हटा दिया गया था कंपनी से, कि कंपनी ने ही सू कर दिया कि तुम हमारा पैसा हमारे पूछे बिना यूज कर रहे हो, उसको निकाल दिया। अब होती है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। क्या होता है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप? मतलब कंपनी खुद बंद होना चाहती है। Voluntary winding up allows a company to dissolve itself, historically managed under 304 to 323 of Companies Act of 2013. The process was later governed by IBC 2016. The voluntary winding up can be of two types. Members voluntary winding up, जब कंपनी सॉल्वेंट है, डायरेक्टर फाइल कर देते हैं सॉल्वेंसी के लिए। Creditors voluntary winding up, used when companies cannot meet its debt and obligation and requires the creditor approval. तो ये क्रेडिटर अप्लाई करते हैं कि हमने सर पैसे दे रखे हैं, यहाँ से हमारे पैसे वापस आ नहीं रहे हैं, प्रॉफिट हमारा कोई हो नहीं रहा है, लॉस जाए जा रहा है, तो हम चाहते हैं इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। लिक्विडेटर का रोल क्या है? एसेट्स को लिक्विडेट करना, क्लेम सेटल करना और एक्सेस द कंपनी रिकॉर्ड एंड डेटाबेस फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटी वेरिफिकेशंस। एंड दिस इज द कंक्लूजन। तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना था? कंपनी है क्या, बनती कैसे है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे है, उसको रजिस्टर कैसे करना है और उसको बंद कैसे करना है, ठीक है। एंड द सेक्शन ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो इन द ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है जी, ये मैं भेज दूंगी, आप उसको पढ़ लेना। एंड टुमारो इज योर what's the subject for tomorrow? The regular वो